भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। देखिए इतना जल्दी जल्दी अधिनियम लाने का क्या ज़रूरत थी? 1853 में तो हुआ ही था, 58 में फिर क्यों, कितना साल, 5 साल के बाद लाना पड़ गया उसको? हाँ, 1857 का विद्रोह हुआ था, उपद्रव, पूरे भारतवर्ष में, खास करके नॉर्थ रीजन में ज़्यादा, उत्तर भारत में। तो 1857 की जो क्रांति थी वो अंग्रेज़ों को नाकोदम कर दिया था। भले वो संभाल लिया, नियंत्रण कर लिया, लेकिन उसको नाकोदम कर दिया था। उसको अब महसूस होने लगा था कि अब भारतीयों को सहयोग में नहीं लेंगे, ठीक है, और शासन को उसके यहाँ के लोगों के अनुकूल नहीं करेंगे, तो हम, वो दिन दूर नहीं कि हमें बोरिया बिस्तारा समेट करके कभी भी जाना पड़ जाएगा, ठीक है। ये महसूस होने लगा उसको, तो महसूस होने लगा तो अपना नीति को ही बदलना शुरू कर दिया वो, ठीक है। अब सहयोग में लेने का वो सोचने लगा। तो सहयोग में लेने के लिए जो है देखा कि कंपनी के द्वारा बहुत लोग प्रताड़ित भी होते थे। यहाँ पर कंपनी कुछ गलत सलत एक्शन भी कर लेता था, जैसे ट्राइबल एरिया में जा करके उसके जंगल पे कब्जा कर लेता था, है ना। पहाड़ी क्षेत्र में जो है कब्जा करके चाय का उत्पादन करने लगता था, किसानों को मजबूर कर देता था कि तुम नील की खेती करो, ठीक है। उस समय भी नील की खेती होती थी बंगाल में, है ना। दिगंबर विश्वास का नाम सुने होंगे, नील क्रांति वहीं से शुरू हुआ है, बंगाल से। तो इस तरह से जो है कंपनी का शासन से लोग प्रताड़ित थे, पीड़ित थे। तो उसी का एक परिणाम था क्रांति का होना। क्रांति का होना मतलब समाज में हर तरह के जितने भी वर्ग के लोग थे, चाहे वो किसान वर्ग का हो, चाहे वो राजे रजवाड़े वही हो, छोटे स्तर का जमींदार हो, मजदूर वर्ग हो, सब परेशान था। इसको लेकर के एक सैनिक हो, भारतीय सैनिक जो उसमें शामिल तो वो भी असंतुष्ट था। तो इसी कारण जो है 1857 का उपद्रव हुआ। उपद्रव होने के बाद जो है ब्रिटिश को लगा कि अब वहाँ पर अधिक दिन तक हम लोग टिक नहीं पाएंगे, तो इसके लिए अपना नीति को ही बदलना शुरू किया। और नीति को बदलने के लिए क्या कदम उठाता है? 1858 का अधिनियम लाता है। 1858 का अधिनियम लाता है। उसमें यह कह दिया जाता है सबसे पहले कि अब जो भारत का शासन है, भारत की शासन बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाएगा, ठीक है। भारत की शासन की बागडोर, भारत के शासन की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन मतलब क्या? ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाएगा। मतलब यह हो गया सीधा नियंत्रण। क्या हो गया? मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण अब हो जाएगा। अब ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण, इस अधिनियम के तहत अब ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया भारत में, ठीक। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे बताइए? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसका जो कार्यकाल था वो थे 1856 में इनकी नियुक्ति हो गई थी, ठीक है। 1856 में नियुक्ति हो गई थी और ये 1862 तक रहे थे, इसका कार्यकाल था, ठीक है। इसका मतलब अब पारित कब हुआ है? 58 में, तो इसका मतलब उस समय यही थे, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल। लेकिन इस अधिनियम में कहा गया कि अब जो ये पद है भारत का गवर्नर जनरल पद, इस पद का नाम बदल दिया गया और बना दिया गया वायसराय। कहा गया कि अब भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के नाम से जाने जाएंगे। हाँ, इसी में लिखिएगा इस अधिनियम के तहत अब भारत का गवर्नर जनरल वायसराय के नाम से जाने लगे। ये सवाल पूछता है, तो इस प्रकार प्रथम वायसराय के पद को धारण करने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? तो लिख लीजिए इस बात को, कैनिंग को हुआ।
ये चीज़ लिख लिए। भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो कही गई इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल पद को वायसराय पद में बदल दिया गया। यहाँ गवर्नर जनरल और वायसराय को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान में रहेगा, ठीक है। आप थोड़ा अविनाश जी थोड़ा बड़ा लिखिए, बड़ा लिखिए, थोड़ा बड़ा लिखिएगा, हाथ भी स्पीड चलेगा, ये अच्छा रहेगा। बहुत छोटा लिखते हैं, उतना छोटा नहीं अच्छा लगता है। बड़ा नहीं, वहाँ भी आपको बड़े लिखना होगा। इतना छोटा में कॉपी फेंकियो देगा, कितना अच्छा लिखे हैं तो अब बूढ़ा सब रहता है, उसको चश्मा देख लगा के पढ़ता है, ऊपर से और छोटा लिख दिए हैं आप, ठीक है। तो उस समय क्या थे कि भारत के गवर्नर जनरल पद को जो है वायसराय पद में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय कहा जाता है, या प्रथम वायसराय के पद पर आसीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ठीक है। प्रथम वायसराय के पद पर आसीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कैनिंग को। इसमें एक और बदलाव हुआ इस अधिनियम के तहत, मतलब 1858 में अब कहा गया है कि अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन तो आ गया। अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया तो सिस्टम में भी बदलाव करना होगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, वहाँ से कानून अधिनियम बना के देता था और ये शासन करता था। फिर नियंत्रण करने के लिए एक बोर्ड हुआ करता था, वो सिर्फ देखता था, डाटा कलेक्शन करता था, ये सब करता था। लेकिन अब क्या गया, सिस्टम में कुछ बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया कि इसी अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन जब आ ही गया है तो अब जो है, जो पहले से संस्था चली आ रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दी जाएगी और इसके जगह पे, सुन लीजिए पहले, और इसके जगह पे, इसके स्थान पे एक भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया जाएगा। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया जाएगा और इस पद को सहायता देने के लिए एक परिषद का गठन किया जाएगा। 15 सदस्यीय परिषद, 15 मेंबर। अब ये जो भारत का राज्य सचिव पद होगा, ये कौन होगा, ये मेंशन किया गया था। ये कहा गया कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होगा। ब्रिटिश कैबिनेट। अब कैबिनेट क्या होता है ये समझते हैं आप लोग। क्या होता है, मंत्रिमंडल, और प्रत्येक मंत्री का अपना कार्यभार होता है, अपना विभाग होता है ना। जैसे कृषि मंत्री, जैसे ऊर्जा मंत्री, रेल मंत्री, उसको अपना अपना विभाग देखना है। तो ब्रिटिश कैबिनेट में एक मेंबर हुआ करते थे जिसको भार दे दिया गया, किसका, भारत का राज्य सचिव पद का। उसको बना दिया गया भारत का राज्य सचिव का पद। इसका मतलब कह सकते हैं कि भारत के राज्य सचिव पद को जो धारण किया वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर है, मतलब क्या, एक मंत्री है। और उसका विभाग क्या रहा, विभाग यही हुआ भारत विभाग मतलब भारत का मामला को देखना है, ठीक है। जैसे कृषि मंत्री कृषि मामला को देखेगा, तो ये जो राज्य सचिव है ये भारत के मामला को देखेगा, ठीक है। अब इसकी जवाबदेही कहाँ होगी, चूंकि ये मंत्री है तो इसकी जवाबदेही कहाँ होगी, संसद में होगी। संसद में, हाँ, ब्रिटेन का संसद, ब्रिटिश संसद में ऐसा विभाग बनाया गया। ये जो राज्य सचिव है, भारत का राज्य सचिव पद है, इसको आप कह सकते हैं भारत विभाग मतलब उसके अधीन पूरा भारत था। भारत में क्या होगा नहीं होगा, कानून बनेगा तो कैसे बनेगा, तो ये सारा। अब जैसे मान लीजिए कोई मंत्री है, अपने विभाग से रिलेटेड कोई चीज़ प्रस्ताव लाना है तो संसद में जा करके रखता है ना बात को। तो वही ये जो पद है, ये सारा चीज़ जिम्मेदारी थी उसको ब्रिटिश संसद में रखना, ठीक है। समझिए कि पूरा भारत विभाग का वो हेड बॉस था और उसको सहायता और सलाह देने के लिए एक 15 सदस्य परिषद का भी गठन किया गया, ठीक है। और इस पद का जो सृजन किया गया था, ये दो संस्थाओं को हटा करके, ठीक है। तो
तो इस अधिनियम में सबसे मूल बदलाव यही था कि पहले से चली आ रही संस्था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर एक नया पद भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। इस पद का काम, ये जो व्यक्ति धारण करते थे वह वही पद करते थे जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर हुआ करते थे। मतलब समझ रहे हैं, इस पद को वही व्यक्ति धारण कर सकते थे जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर हुआ करते थे। इसका मतलब कोई मंत्री, तो उस मंत्री की जिम्मेदारी थी कि भारत में कैसे शासन चले, कैसे सुचारू रूप से उसको देखरेख करना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भारत एक विभाग है, उस विभाग का जो मंत्री है, भारत अपने आप में एक विभाग बन गया और उसका जो मंत्री है वो मंत्री को ही भारत का राज्य सचिव कहा गया। ठीक है, तो अब इससे सवाल ये बनता है कि वैसे कौन व्यक्ति थे पहले कि उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ इस पद को धारण करने का। ठीक है, तो लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली वो पहले व्यक्ति थे जो भारत के राज्य सचिव पद को धारण किया। ठीक है, उसके बाद तो फिर ये परंपरा चलती रही, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बात थी उसमें। अब कौन सा है, भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या हुआ इस अधिनियम में, क्या हुआ? अच्छा, इस समय कौन थे? वायसराय। अब वायसराय, भारत गवर्नर जनरल ने अब वायसराय। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे, क्योंकि हम पहले बताएं 62 तक रहा है कैनिंग। हाँ, तो इस परिषद में क्या विशेषताएं थी? सबसे पहले इसमें विशेषता थी कि जो गवर्नर जनरल या वायसराय का जो परिषद है, वायसराय के परिषद में सदस्यों की संख्या में विस्तार किया जाएगा। ठीक है, ये बात को लिख लीजिए। इस अधिनियम में कहा गया कि अब वायसराय के परिषद में वायसराय के, लिखिए विधायी परिषद में स्थानीय पहले काट दीजिए, पहले वो लिखिए विस्तार किया जाएगा, ये बात कहा गया। हाँ, वायसराय के विधायी परिषद में, ठीक है, सदस्यों की संख्या में, सदस्यों की संख्या का विस्तार किया जाएगा, सदस्यों की संख्या का विस्तार किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रकार पहली बार ठीक है, बनारस के राजा पटियाला के महाराजा एवं और सर दिनकर राव इस प्रकार बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को वायसराय के विधायी परिषद में मनोनीत करके सदस्य बनाया गया। मनोनीत करके सदस्य बनाया गया। तो ये क्या हुआ, बनारस के राजा कहाँ के थे? भारतीय थे, और पटियाला के महाराजा भी भारत के ही थे, और सर दिनकर राव भी भारत के थे। तो इसका मतलब है कि अब ये जो है भारतीयों को शामिल किया जाने लगा, है ना।
भले मनोनीत तरीके से चुनाव होकर के नहीं, मनोनीत तरीके से जो है, अब क्या है कि अब अंग्रेज का नीति अब ये बदल रहा है कि अब सहयोग में लेना है, तो सहयोग में लेना शुरू हो गया है, दिखाने के लिए, वो भी दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए। कैसे लोगों को सहयोग में ले रहा है? जो उसका पिट्ठू ऑलरेडी है, ठीक है, और जनता को दिखाना है कि देखिए आप लोग का हम सहयोग ले रहे हैं, आप ही लोग के साथ से मिल करके काम कर रहे हैं। तो सर दिनकर राव और बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा को पहली बार भारतीयों को 3 भारतीयों को विधायी परिषद में शामिल किया गया। तो ये एक पहला कदम था जब भारतीयों को शामिल किया जाए किसी विधायी परिषद में। लिखिएगा, पहली बार 3 भारतीयों को वायसराय की विधायी परिषद में शामिल किया गया। वो 3 भारतीय यही थे। तो ये पूछता है कि विधायी परिषद में या वायसराय के परिषद में पहली बार भारतीयों को कब शामिल किया गया? बोलिए। 1862 में किया गया। किस अधिनियम के तहत किया गया? 1861 के किया गया। बस यही तो ध्यान में रखना है, ठीक है। 1861 के तहत किया गया है और 62 में नियुक्त किया गया था। और इसमें कहा गया है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होगा। करने का अधिकार। पोर्टफोलियो व्यवस्था लागू हुई। ठीक है, पोर्टफोलियो मतलब विभागीकरण। पोर्टफोलियो, अच्छा हाँ, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो व्यवस्था मतलब क्या हो गया? विभागीकरण हुआ, है ना, विभागीकरण व्यवस्था लागू हुई। ठीक, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया। चलिए, हो गया। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या, इसमें कौन थे गवर्नर वायसराय? इसमें वायसराय थे लैंसडाउन, इस अधिनियम के तहत पहली बार विधायी परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करा के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से सदस्यों को शामिल किया गया। ठीक है। दूसरा है, इसी एक्ट के तहत, इसी अधिनियम के तहत विधायी परिषद में सदस्यों को, अच्छा ये बताइए सरकारी सदस्य क्या होता है? हाँ, गैर सरकारी सदस्य
हाँ हाँ हाँ, वो गैर सरकारी सदस्य होता है। तो इस एक्ट के तहत विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को प्रश्न बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया, प्राप्त हुआ लिखिए। लेकिन वो प्रश्न कैसा पूछ सकते थे? प्रश्न तो पूछ सकते थे, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं। प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन वे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इस बात को लिखे। लिखे सुशील जी। और इसमें कुछ ऐसा बात है जो समझ में नहीं आया हो? हाँ, समझ में आ गया? बताइए। ये जो कहा गया अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, ये कैसे होता था? पहले तो देखिए, पहले तो 61 वाला अधिनियम में क्या किया? मनोनीत किया भारतीयों को। अब यहाँ निर्णय लिया गया 92 में कि अब थोड़ा सा उसको और भी लोगों को और भी थोड़ा सा सहयोग में लेने का काम किया कि चुनाव के माध्यम से। तो कैसा चुनाव? अप्रत्यक्ष चुनाव। जनता अभी भी भागीदारी नहीं ले रही है, ठीक है, डायरेक्ट भागीदारी नहीं ले रही है चुनने में, तो अप्रत्यक्ष रूप से। तो उसको चुनेगा कौन? हाँ, नहीं। कौन बोर्ड के सदस्य? कौन सा बोर्ड बोलिएगा तब ना। नहीं नहीं, उसके लिए तो नियुक्ति ही हो रही है, निर्वाचन नहीं हो रहा। उसी वायसराय के विधायी परिषद में सदस्य मेंबरशिप के लिए ही तो हो रहा है। सारे स्टेट में जो, हाँ, सारे स्टेट में जो स्थानीय निकाय की जितनी भी संस्थाएं होती थी, जैसे कि विश्वविद्यालय, वो उसको चुनता था। जैसे कि स्थानीय निकाय, उस समय म्यूनसिपैलिटी वगैरह होता था, उस समय का म्यूनसिपैलिटी वगैरह एक संगठन हुआ करता था, वो लोग चुनता था। कॉमर्शियल बोर्ड जो व्यापार मंडल बोलते हैं, है ना, इसके मेंबर जितने होते थे वो लोग चुनते थे। तो इस तरह के लोग ही चुन करके उनको विधायक परिषद में भेजते थे। तो जिसका जितना हित होता था वो अपने हित से के अनुकूल व्यक्ति को वहाँ पर विधायक परिषद में भेजा जाता था, समझे। तो प्रत्येक क्षेत्र से जो स्थानीय स्तर के जो बोर्ड था, व्यापार बोर्ड हो गया, है ना, यूनिवर्सिटीज बोर्ड हो गया, ये सब वो आपस में तय करके कि इनको भेजना है तो वो भेजा जाता था और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था, ठीक। और वायसराय के परिषद में इस अधिनियम के तहत सदस्य की संख्या बढ़ाई गई, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब धीरे धीरे सदस्य संख्या बढ़ रहा है। वहाँ भी देखिए बढ़ना शुरू हो गया था, यहाँ भी अब बढ़ा, फिर 1909 में भी और बढ़ा, ठीक है। तो ये है। एक चीज़ और आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, ये अनुपूरक प्रश्न, ठीक है। इस एक्ट के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि अब जो गैर सरकारी सदस्य क्या होता है कि जो सदस्य सरकार का पार्ट नहीं है, मेंबर नहीं है, मंत्री नहीं है, वो सदस्य जो है गैर सरकारी सदस्य कहलाएंगे। तो गैर सरकारी अमूमन भारत के जितने भी सदस्य जाते थे वो गैर सरकारी सदस्य ही होता था, क्या है कि वो मंत्री उनसे तो बनता नहीं था उस समय। तो उसको सिर्फ बहस करने के का अधिकार मिला था, बजट पर बहस कि भाई इतना पैसा इसमें क्यों दिए हैं, थोड़ा और दीजिए, ये वो कर सकता था, ठीक है, बजट पर बहस। और हाँ, और दूसरा वो भी सीमित, ये खाली बहस कर सकता था, इसके बाद को मानने के लिए कोई वैल्यू नहीं था उस समय, ठीक है। तो प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, लेकिन कैसा प्रश्न? बाद में एक कंडीशन लगा दिया कि आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है
कि आपने कोई सवाल किया और मैंने कोई जवाब दिया, जब आप संतुष्ट नहीं हुए तो फिर उसी को संतुष्ट होने के लिए आप दोबारा सवाल करिएगा। तो वो दोबारा जो आप करिएगा सवाल, वो अधिकार आपको नहीं है। एक बार में आप समझ गए तो ठीक, नहीं तो जाइए, ठीक है। वो अगर गलत तो जवाब दे दिया है तो दोबारा आप संतुष्ट होने के लिए नहीं पूछ सकते हैं। इसी को कहा जाता है अनुपूरक प्रश्न, ठीक है। तो पूरक प्रश्न मतलब एक ही क्वेश्चन का सेटिस्फाई होने के लिए दोबारा प्रश्न पूछना, है ना। क्यों वाला जवाब नहीं है, आपको जो सुन लिए वो हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये बात हो गया, लेकिन बाद में फिर इस चीज़ को ख़त्म करता है ना, बाद में करता है। चलिए, ये है आपका 92 के अधिनियम में। हाँ, पूरक यहाँ पर अनुपूरक लागू कर देना, ठीक बोले। एक बार में समझ में आए तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। 2 बार ठीक है, 2 बार ठीक है। विलम्ब होने का कारण यही है क्लास में क्या है, विलम्ब होने का यही कारण है, ठीक है। सुबह में कुछ लोग हैं एक ही बात को 3 बार 4 बार पूछेंगे, हम अपने 2 बार बता देते हैं, बताते हैं कि नहीं।